हेलो एवरीवन, दिस इज भार्गव भारद्वाज और ये है क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमिक्स की जो सीरीज चालू करी थी उसकी थर्ड वीडियो। पहली दो पार्ट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, ये उसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में व्हाट विल बी डिस्कसिंग इज व्हाट वाज द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे और एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या स्टेज थी, क्या कंडीशन थी जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। पर्टिकुलरली सिर्फ इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करी थी बिकॉज वी नो कि उस टाइम पे इंडिया वाज इंक्लूडेड इन वाज आल्सो इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो ये दोनों अलग हुए, उसका भी कुछ इफेक्ट आया था एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो वो क्या क्या इफेक्ट आया था वो सारा देखेंगे। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। क्या है सबसे पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर वी विल सी दैट इट वाज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्टरी। मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर उतना झंडे नहीं गाड़ रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक। कुछ मतलब ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन, अबाउट 85% ऑफ पॉपुलेशन वाज इंडल्ज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में थी 85% ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल काम से, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से अपनी लाइवलीहुड, अपनी जीवन कमा रहा था, मतलब कमा रही थी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन फिर भी लो प्रोडक्टिविटी रही, लो इन्वेस्टमेंट रही, लो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रही। क्यों? हमें समझना पड़ेगा कि उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी वाज अ रूरल एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी का मतलब होता है ज्यादा लोग गांव में रहते थे। गांव, शहर इतने ज्यादा नहीं थे, इतने ज्यादा डेवलप्ड शहर नहीं थे, ज्यादातर लोग गांव में रहते थे। और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का मतलब होता है कि जहाँ पे खेती बाड़ी का काम ज्यादा हो, जिस कंट्री में, जिस इकोनॉमी में खेती बाड़ी का काम ज्यादा हो, उसको कहते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो ये सिचुएशन थी। हाई पॉपुलेशन थी एग्रीकल्चरल सेक्टर में, हाई पॉपुलेशन इन्वॉल्व्ड थी, पर फिर भी हम खुद के लिए ही फूड मतलब उगाने में सफिशिएंट नहीं थे। वी वर नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग फूड। तो हम खुद के लिए ही, सेल्फ में ही, अपने लिए ही प्रॉपर खाना नहीं उगा पा रहे थे। तो यहाँ से दूसरे देशों को भेजना, जो कि आज की कंडीशन है, हम बहुत सारे फूड बाहर भी बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो चीज़ तब नहीं थी, बिकॉज हम जब अपनी ज़रूरतें पूरी हो गए तभी ना तुम दान करोगे। अगर तुम्हारे पास अपनी ही ज़रूरतों के लिए सामान नहीं है तो तुम औरों को क्या देने जाओगे? ठीक है। क्या बेसिक रीजंस थे वो जान लेते हैं। सबसे पहला रीजन था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम पार्ट वीडियो का पार्ट 1, जो इसका इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 1 था चैप्टर का, उसमें भी डिस्कस किया था कि जमींदार को इंट्रोड्यूस कर दिया था। जमींदार जो है, मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझाया था, राम भरोसे खन्ना, ब्रिटिशर्स और एक फार्मर का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पार्ट 1 देखना, पूरा तमीज में समझाया था, मस्त समझ में आएगा। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा उसको रिपीट नहीं करूंगा, बस शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जमींदार बहुत सारा पैसा, ऑलमोस्ट 80% 90% पैसा जो फार्मर कमाता था वो उससे हड़प लेता था। एक फिक्स्ड लगान होती थी जो जमींदार को देनी पड़ती थी ब्रिटिशर्स को। वो लगान देने के बाद जमींदार के पास जितना भी पैसा बचता था वो अपने ऐशो आराम में, लग्जरीज में उड़ा देता था। उसका कोई, कहीं उसने इन्वेस्ट नहीं किया, कहीं उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करी, कहीं कुछ नहीं किया। नेक्स्ट रीजन था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी लो क्यों थी भाई? 85% की जनता एक ही काम करने में लगी हुई है, फिर भी प्रोडक्टिविटी लो क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं थी। कौन इन्वेस्ट करता? कौन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देता? ब्रिटिशर्स। वो क्यों करते भाई? वो तो हमें लूटने के लिए, हमें खाली करने के चक्कर में आए थे। कौन? जमींदार करते। जमींदार को तो पैसा उड़ाने का, अय्याशी करने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। कौन? फार्मर्स करते। फार्मर्स के पास तो पैसे ही नहीं छोड़े जाते थे, तो वो बेचारे क्या इन्वेस्ट करते? उनको खुद का, उनका जीवन चल जाए वो ही बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट था लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन मतलब प्रॉपर पानी वानी का जो सिस्टम होता है, इरिगेशन इज वाटर, तो वाटर को रेफर करता है। तो वाटर फैसिलिटी भी प्रॉपर नहीं थी, क्रॉप्स को सही से पानी नहीं मिल रहा था।
फिर नेग्लिजेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स जो यूज करे जाते थे वो भी एकदम नेग्लिजेंस, जीरो के बराबर फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते थे। ऐसे ही छोड़ देते क्रॉप को कि अपनी मनमर्जी से इसका मन करेगा और अच्छी हो जाएगी। क्या, क्यों भाई, क्यों अच्छी होगी? तुमने उसको केयर करनी पड़ती है, प्रॉपर फर्टिलाइजर्स मैन्यूर्स डालने पड़ते हैं, तभी तो वो ग्रो होगी। उन्होंने नहीं किया। टेक्नोलॉजी, बिल्कुल पुअर टेक्नोलॉजी यूज होती थी, ऑलमोस्ट कोई टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी उस समय कहाँ इतनी टेक्नोलॉजी थी, यूज ही नहीं करती थी। और जो नई नई टेक्नोलॉजी बन रही थी उसको अडेप्ट नहीं करना चाहते थे। ठीक है, जो थी वो तो बिल्कुल जीरो के बराबर, ना के बराबर, और जो बन रही थी उसको अडेप्ट नहीं करना चाहते थे। इसकी वजह से लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी बनी रही। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 3, दैट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन मींस किसी भी चीज को ट्रेडिंग से, बिजनेस से रिलेट कर देना। तो एग्रीकल्चर को जब कमर्शियलाइज किया गया तो उसमें ब्रिटिशर्स कहते थे फार्मर्स से कि भाई तुम जो है कैश क्रॉप्स उगाओ। क्या उगाओ? कैश क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स जो मार्केट में सेल होती हैं, जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं होती हैं, जो कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं होती। फॉर एग्जांपल जूट, उसको तुम क्या सेल्फ कंज्यूम करोगे? तुम उसे खा नहीं सकते, पहन सकते हो ठीक है, बट पेट तो नहीं भरेगा ना तुम्हारा उससे। फॉर एग्जांपल कॉटन, वो भी तुम सेल्फ कंजम्पशन के लिए, खाने के लिए, तुम्हारी बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं करेगा। तो ब्रिटिशर्स ने ये ऐसी क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स को बढ़ावा देना शुरू किया, फार्मर्स को मोटिवेट किया कि तुम कैश क्रॉप्स उगाओ, ताकि ये सारी कैश क्रॉप वो लेके ब्रिटेन में जाके, वहां पे इंडस्ट्रीज में जाके वहां पे सारा लगा देते थे। हमारी कंट्री में कोई डेवलपमेंट नहीं। देखो, डेवलपमेंट तो तब होता ना जब यहाँ की उगी हुई चीज यहीं पे ही लगती और यहीं पे ही लग के वो और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट करती। बट यहाँ पे तो लोगों को फायदा ही नहीं हुआ उससे। वो उसे इसको सारे को ले गए ब्रिटेन, यहाँ पे उगाए जाओ, वहां पे बनाए जाओ, यहाँ पे उगाए जाओ, वहां पे बनाए जाओ। हो क्या रहा था कि हम प्रोड्यूसर कंट्री बन गए थे। ठीक है, ऑल्दो फार्मर्स के पास पैसा आना चालू हो गया था, क्योंकि एक तो उनको वो क्रॉप बेच के पैसा मिलता था, फिर उधर से गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स भी थोड़ा सा इंसेंटिव्स वगैरह एक्स्ट्रा पैसे देते थे। अब मेरा यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल है, जिसको मैं कहता हूँ ब्रेन बूस्टर, क्योंकि यहाँ पे आपका एप्लीकेशन लगेगा, दिमाग लगेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। मेरा सवाल है कि अगर फार्मर्स को ज्यादा पैसे मिलने लगे कैश क्रॉप उगाने के बाद, फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप क्यों नहीं हो पाया? फार्मर्स अपने आप को डेवलप क्यों नहीं कर पाए? उनकी हालत सुधरी क्यों नहीं? दिस इज माई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ब्रेन बूस्टर के नाम पे इसी वीडियो पे लगा रहेगा। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो नीचे वीडियो में कमेंट पे वो आंसर लिखना है। मैं सारे आंसर रीड करूंगा और जिसने सही आंसर दिया होगा उसका नाम मैं फिर अपनी अगली वीडियो में उसको हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, उसको हम लोग अप्रिशिएट करेंगे। आपके पास वेडनेसडे तक का टाइम है। दिस वीडियो इज बीइंग अपलोडेड ऑन संडे, तो आपके पास वेडनेसडे तक का टाइम है। थर्सडे को मैं अपने इंस्टाग्राम के चैनल पे, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे मैं इसका आंसर रिवील करूंगा। तो आपको क्या करना है, मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके भार्गव _भारद्वाज आईडी का नाम है, वहां पे जाके मेरे को फॉलो करना है। ठीक है, तो दिस वाज द ब्रेन बूस्टर। अगला रीजन जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर पीछे रह गया, दैट वाज स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हमने बात करी, ब्रिटिशर्स इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते थे, जमींदार कर सकते थे बट उनको फुर्सत ही नहीं थी अपने याशियों से, वो उनका मन ही नहीं था। मन इन द सेंस वो जानते थे कि जरूरत है पर वो करेंगे कुछ नहीं। ठीक है, और फार्मर्स जो करना चाहते थे उनके पास पैसे थे नहीं, तो मतलब जो करना चाहता था वो कर नहीं पा रहा था, और जो कर सकता था वो करना नहीं चाहता था। इस वजह से कभी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। और until and unless you invest on anything, be it your knowledge or be it any of the asset, unless and until you invest, the things will not be going to improve. Okay, लास्ट पॉइंट था एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि पार्टीशन की वजह से भी एग्रीकल्चरल सेक्टर पे बहुत असर पड़ा। क्या असर पड़ा? जो बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड था, इरिगेटेड लैंड था, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, वो सारी वो बड़ी बड़ी रिवर्स जो आसपास में से निकलती थी, और वो जो बहुत फर्टाइल लैंड था, वो सारा पार्टीशन के बाद चला गया पाकिस्तान को। इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बड़ी चोट लगी, क्योंकि वो सारा अपचर हो गया था पाकिस्तान का।
ठीक है, मैं वीडियो आपको साइड में दिखा दूंगा, फोटो बेसिकली। और सेकंड सबसे बड़ी चोट एग्रीकल्चर सेक्टर पे तब लगी जब मेजॉरिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, लैंड जो सबसे फर्टाइल था, जो सबसे बेस्ट था जूट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री के लिए, जूट प्रोड्यूसिंग के मीन्स से, क्योंकि उस वक्त इंडिया की जूट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में मोनोपोली लेके बैठी थी। सब लोग को पता है जूट मतलब इंडिया था, ठीक है, बेस्ट जूट मिलता था, सबसे ज्यादा हमारा जूट बिकता था, और वी वर बादशाह फॉर जूट। बट जब पार्टीशन हुआ, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा फर्टाइल लैंड चला गया बांग्लादेश को, और इंडिया के एग्रीकल्चर को बहुत बड़ी चोट लगी, क्योंकि जूट इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स ही आना बंद हो गया, सप्लाई एकदम खत्म हो गई। जब सप्लाई खत्म हो गई तो हम बाहर की डिमांड, अपनी अंदर की डिमांड, मतलब डोमेस्टिक डिमांड और इंटरनेशनल डिमांड मीट ही नहीं कर पाए। तो दिस वाज द सेकंड मेन reason why agriculture sector was not improved after because of partition। तो ये रीजंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि क्यों एग्रीकल्चरल सेक्टर उस टाइम का पीछे था और क्या उसकी सिचुएशन थी। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या इंडस्ट्रीज में क्या मतलब उस वाले एरिया में, सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस थे, क्या क्या उसकी सिचुएशन थी। टिल देन थैंक यू वेरी मच। बट यस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप ऐसी वीडियोस और मिल सकें, आपको ऐसा ही कंटेंट और मिल सके। समझ में आया हो तो लाइक कर देना, और वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और भैया सुनो रुको, घंटा आएगा आगे, ठीक है, घंटा दबाना। घंटा क्यों दबाना? ताकि जैसी मेरी अगली वीडियो आए आपको तुरंत पता चल जाए और अब आप अपनी सक्सेस को डिले ना करो, ठीक है। ओके, थैंक्स टू एवरीवन एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।